ठीक है। देखिए, बिहार दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को बिहार दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 22 मार्च को। ये फर्स्ट टाइम स्टेट बना है 22 मार्च 1912। यानी जो बिहार है वो स्टेट बंगाल से अलग होके और उड़ीसा से अलग होके जो स्टेट बना है वो 1912 में बना है। ठीक है, तो 22 मार्च 1912 में। हाँ सर, स्वाधीन से पहले बांग्ला, बिहार, उड़ीसा एक साथ थे। हाँ, इससे पहले पूरा बंगाल हुआ करता था। बंगाल, हाँ, सिराज का वहाँ। उड़ीसा, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये सारे रीजन होते थे, है ना। हाँ। ये है। अभी देखिए, और बिहार के बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो बिहार का एक अलग हिस्ट्री है, आप जानते हो। एंशिएंट, है ना, एंशिएंट से लेके और मिडवल तक, है ना, और मॉडर्न तक, और जो प्रेजेंट में है उसकी हम बात कर लेते हैं। बिहार के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंशिएंट आपको पता है, दैट इज फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, है ना, फर्स्ट एम्पायर ऑफ, है ना, मगध एम्पायर। फर्स्ट एम्पायर वाज द मगध एम्पायर। ये मगध एम्पायर का राजधानी रहा है, एरिया रहा है। उसके बाद मिडवल में बहुत सारी चीजें थी, खासकर ये बंगाल का पार्ट था। मिडवल में ये बंगाल का पार्ट था। और मॉडर्न में बात आती है तो मॉडर्न में यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है गांधी युग की शुरुआत होती है। ठीक है, गांधी एरा। तो इस रीजन में गांधी एरा, क्योंकि 1917 में गांधी जी स्टार्टेड द फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया, है ना। गांधी जी स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया 1917। तो और जो बिहार का उससे भी इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है बाकी नाम तो पता ही है आपको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनका नाम पता होगा आपको, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा। ये कौन है बता सकते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा सर, और ये प्रेसिडेंट था कॉन्स्टिट्यूंट का। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, हाँ, डॉक्टर। वो वाइस प्रेसिडेंट था सर। मतलब कितना अस्थायी वाइस प्रेसिडेंट। हाँ, ये टेम्परेरी थे, नॉन परमानेंट। और अभी बात करेंगे। उसके बाद है जेपी नारायण, जेपी मूवमेंट। जेपी जेपी मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ था, जेपी मूवमेंट। तो बिहार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है कि बिहार दिवस इज सेलिब्रेटेड 22 मार्च एवरी ईयर। फर्स्ट टाइम से बिहार सेपरेट 22 March 1912. That was that in ancient India, that was the part of first empire Magadha, and medieval period that was the part of Bengal. In modern period, Gandhi ji, in Gandhi era started from Bengal, Bihar. Sachidanand Sinha is a temporary president of Constitutional Assembly. सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के टेम्परेरी यानी अस्थायी वाइस प्रेसिडेंट अध्यक्ष है। ठीक है, तो और परमानेंट इनको बना दिया गया। और जेपी मूवमेंट भी बिहार से शुरू होता है। जेपी नारायण, जेपी मूवमेंट क्या था बता सकते कोई? जेपी मूवमेंट, जेपी मूवमेंट बिहार से शुरू होता है। जेपी मूवमेंट यानी जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण इज ए सोशल वर्कर, इज ए लीडर फ्रॉम बिहार। दे फाइट अगेंस्ट emergency 1975 at the time period of मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के समय ये एक्चुअली इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को गिराने में सबसे ज्यादा रोल जेपी नारायण का, जयप्रकाश नारायण का।
सबसे बड़ा रोल है ना, सबसे बड़ा रोल जो 1975 में मिसेस गांधी की सरकार गिरी थी, तो सबसे बड़ा रोल जयप्रकाश नारायण का था। तो जेपी पहले पूछेगा कि व्हाट इज द मीन जेपी मूवमेंट, तो जेपी मूवमेंट इज रिलेटेड टू बिहार। जेपी मीन्स जयप्रकाश नारायण, that is the leader of Bihar. He fight against emergency period and against Mrs. Gandhi. Okay, तो मिसेस गांधी अगेंस्ट बहुत सारे एक इमरजेंसी कभी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जेपी मूवमेंट का क्या रोल है, बहुत बड़ा रोल है इमरजेंसी की पीरियड में। और सही बताएं कि मिसेस गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी थी जेपी की वजह से, जयप्रकाश नारायण की वजह से। ठीक है, तो कभी आपको मौका लगे तो उसको पढ़ना। और जयप्रकाश नारायण और इमरजेंसी, जो इमरजेंसी है 1975 में जो इम्पोज किया गया इंडिया में, उसको लेके। तो आई थिंक मैक्सिमम बातें क्लियर हैं। और वो प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो में इंडिया, बिहार इज ओनली वन स्टेट दैट हैव गिवन 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब। ओके, गवर्नमेंट जॉब, यानी बिहार एक पहला स्टेट है, बिहार is the only one state that to give 35 reservation in government services for women. Women को 35% रिजर्वेशन देने वाला पहला स्टेट है। बाकी स्टेट में 33 है, या कहीं पर 30 है, कहीं पर 25 है। ओके, और कहीं पर है भी नहीं। तो बिहार पहला स्टेट है जिसने 35 रिजर्वेशन दिया है फीमेल्स को, इसमें गवर्नमेंट जॉब में। और उसके बाद है इन पंचायत, है ना, इन पंचायत क्या कह सकते, लोकल गवर्नमेंट। ओके, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बिहार हैज गिवन 50% रिजर्वेशन फॉर फीमेल। ठीक है, 50%। तो बिहार एक पहला स्टेट है जिसने अपने पंचायत में या लोकल इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शंस में 50% रिजर्वेशन दिया फीमेल के लिए। और तो उसके बाद की 2016 में यहाँ पे दूसरी बात समझ में नहीं आई बिहार की, दूसरी बात। क्या दूसरी स्टेप जो आपने कहा 50% वो पंचायत की 50, सुनिए 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब। नेक्स्ट लोकल गवर्नमेंट मींस पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ओके, बिहार गिवन 50% रिजर्वेशन फॉर फीमेल, 50%। that is only single state in India, बाकी जगह 33% है। According to the Constitution of India, the reservation of women in local bodies only 33%. But Bihar is a single state that he has given 50% reservation for female in local government. Clear? अब 2016 में बिहार में शराब को बैन किया गया था। तो बस ये है ना, बस इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इतना है। और बिहार से बहुत सारी चीजें हैं, आप समझ पाएंगे कि गांधी जी का टाइम पीरियड वहीं से शुरू होता है। सच्चिदानंद सिन्हा जी वहां से हैं, हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां से हैं, एंड जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण वहां से हैं। और फिर प्रेजेंट सिनेरियो भी ये सारी चीजें चल रही है। ठीक है, तो कभी आपसे पूछेगा कि व्हाट वाज द रीजन अंडर डेवलप फॉर बिहार, व्हाट वाज द रीजन। देखो, जब रीजन ये यहाँ पर फर्टिलिटी भी है लैंड में, ग्राउंड वाटर भी है, सरफेस वाटर भी है। what is the reason under development of Bihar? The reason of under development Bihar is first and last is geographical feature. Geographical factor is a major reason of under development of Bihar and West Bengal. Geographical reason, they are flood affected reason, they are flood affected reason. ओके, तो फ्लड इफेक्ट रीजन है, इसलिए ये है अंडर डेवलप। ओके, तो आई थिंक
ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि बिहार दिवस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये EIR न्यूज का है, शायद आपने देखा होगा, न्यू नगर वन स्कीम, न्यू नगर वन स्कीम, ओके, वन स्कीम। साउंड अपना म्यूट बंद, माइक बंद रखिए, ठीक है। तो न्यू नगर वन स्कीम, तो ठीक है। तो न्यू नगर वन स्कीम, ओके, स्टार्टेड बाय द एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको स्टार्ट किया है, ओके, टू पुश या टू इंक्रीज ग्रीन बेल्ट इन अर्बन रीजन, टू इंक्रीज ग्रीन बेल्ट इन अर्बन रीजन, यानी नगरीय क्षेत्रों में हरित पट्टी के विकास के लिए, ठीक है, हरित पट्टी के विकास के लिए। तो क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स का पहला ऑब्जेक्टिव है स्कीम विल creation of increase of urban forest in cities, increase and okay, sorry, ठीक है, green belt development in urban region, ये थोड़ा सही लगेगा, urban region, ओके, अर्बन रीजन, ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट अर्बन रीजन, यानी जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें ग्रीन बेल्ट को पुश करना है, यानी फॉरेस्ट को बढ़ावा देना है, ठीक है, फॉरेस्ट को इसमें बढ़ावा देना है। दैट स्कीम, और नेक्स्ट और क्या है इसमें, कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कंट्रोल क्लाइमेट चेंज, ओके, and control heat islands, and control heat islands, heat islands। तो इसका पर्पस क्या है? पहला पर्पस है ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट इन अर्बन रीजन, या हम ये कह सकते हैं इंक्रीज फॉरेस्ट इन अर्बन रीजन या इंक्रीज फॉरेस्ट इन सिटीज, सेम थिंग, बट ये लिखेंगे ना ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट इन अर्बन रीजन तो ज्यादा अच्छा। देन सेकेंड है कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज, कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज, एंड द थर्ड पॉइंट कंट्रोल द हीट आइलैंड्स, ओके, या व्हाट इज द हीट आइलैंड? यस, व्हाट इज द हीट आइलैंड? बता सकते हैं व्हाट इज द हीट आइलैंड? मोस्टली अर्बन सिटी, थोड़ा डिटेल्स में समझ लीजिएगा। हाँ, मोस्टली अर्बन सिटी लाइक कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु and other more dense populated city is converted as a heat island. Heat island means the reason the temperature is increased rapidly in the compare of the other region, यानी ऐसे रीजन है जिनका टेम्परेचर अदर रीजन के कंपेयर में तेजी से बढ़ रहा है, उन रीजन्स को हम हीट आइलैंड कहते हैं। तो मोस्टली ऐसा कोई रीजन नहीं है कि दैट विल बी ओनली अर्बन रीजन, बट मोस्टली, मतलब अगर ज्योग्राफी की बात करें तो हीट आइलैंड का मतलब ये नहीं है कि जो सिटी है वो केवल हीट आइलैंड है, ओके। तो हीट आइलैंड इज ए रीजन, एक एरिया है, और मोस्टली हीट आइलैंड इज अर्बन रीजन मोस्टली। तो हीट आइलैंड्स को कंट्रोल करना है। एंड व्हाट इज द अफेक्ट? इसका अफेक्ट क्या पड़ेगा? अफेक्ट्स इसका न्यू नगर वन स्कीम,
न्यू नगर वन स्कीम। तो न्यू नगर वन स्कीम किसने शुरू किया? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट इन द अर्बन रीजन या कंट्रोल द क्लाइमेट चेंज एंड कंट्रोल द हीट आइलैंड। सेकंड पॉइंट है व्हाट विल बी इफेक्ट। इसका इफेक्ट क्या होगा? पहला होगा इंक्रीज फॉरेस्ट एरिया, है ना, increase forest area, forest area, forest area. And second, reduce animal human conflict, reduce animal and human conflict, human conflict। जो ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, विवाद होते हैं, उनको। नेक्स्ट है इसमें रिचार्ज ग्राउंड वाटर, ओके, ग्राउंड वाटर एंड गुड फॉर अर्बन हेल्थ, अर्बन हेल्थ। बाकी सारी चीज आपको पता ही है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि क्या होगा ये। तो यस, आवाज आपकी सबकी एक्टिव है, बस अपनी तरफ से आप बंदी रखिएगा, बस कोई डाउट हो तो पूछिएगा। ओके, देखिए पहला हमने बोला कि न्यू अर्बन स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है ये, या पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। और न्यू नाम से पता लग रहा है, न्यू नगर वन स्कीम, यानी इससे अर्बन सिटी में फॉरेस्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी एफॉरेस्टेशन शुरू किया जाएगा। एफॉरेस्टेशन या प्लांटिंग द ट्री, ओके, एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन मींस प्लांट द ट्री is known as afforestation, okay। देखो एफॉरेस्टेशन से ज्यादा अच्छा है ग्रीन बेल्ट क्रिएट करना। नाउ द टाइम हैज चेंज, अब हम लोग कह सकते हैं ना कि वी कैन प्लांट द ट्री, वी कैन प्लांट द ट्री, बट वी कैन नॉट डेवलप ए फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का डेफिनेशन शुरू होता है कि the plant develop naturally and the plant flourish naturally, okay, plant grow naturally, that is definition of forest। but हम लोग अगर किसी पेड़ को लगाते हैं तो वो प्लांट कर रहे हैं, that will be garden। so garden may be part of green belt, not garden is a part of forest। तो फॉरेस्ट से अच्छा कहना ये है कि हम ग्रीन बेल्ट क्रिएट करते हैं, है ना, ग्रीन बेल्ट क्रिएट करते हैं। अब जरूरी है क्योंकि ग्रीन बेल्ट बहुत ही, ग्रीन बेल्ट जो है वो केवल हमारे ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और बहुत कम रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है ग्रीन बेल्ट, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करता, क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो अपने आप में फूड चेन है। अब बताइए, आप बाग लगाएंगे, गार्डन, तो उसमें क्या लोमड़ी लेकर आ पाएंगे? क्या खरगोश ला पाएंगे? क्या सर्प ला पाएंगे? क्या सारे एनिमल आप ला पाएंगे बाग में जो फॉरेस्ट में होते हैं, है ना? बट एक रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो सकती है, वो है ऑक्सीजन, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना है, जो वर्ड होता है ना एफॉरेस्टेशन, है ना, एफॉरेस्टेशन नाम का कोई वर्ड है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज वी कैन नॉट क्रिएट फॉरेस्ट, ओके। इफ वांट टू क्रिएट फॉरेस्ट देन कंट्रोल द डिफॉरेस्टेशन। अगर हम वन को रखना चाहते हैं तो हम वन को खत्म करना छोड़ दें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम लोग यहाँ से फॉरेस्ट को डिक्रीज करें
यहाँ से फॉरेस्ट को क्लीन करें और यहाँ जाके फॉरेस्ट हम लगा दें। ऐसा नेवर नेवर कभी होता नहीं है कि हम यहाँ से पेड़ों को कट करें, फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करें और यहाँ पे जाके हम लगा दें। So that is 100% wrong. तो ये चीज ध्यान रखना है। न्यू नगर वन स्कीम, ठीक है। तो ये सारे इवन बहुत फोकस क्यों कर रहा हूँ आपसे, कभी आपको मौका लगे कि लोग बहुत चिल्लाते हैं मीडिया में है, स्कॉलर और ऑफिसर्स बोलते हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने से ज्यादा जरूरी है जो फॉरेस्ट एग्जिस्ट करता है उससे हम दूर रहें, उससे हम दूर रहें। प्लांट द ट्री इज नॉट ए सॉल्यूशन, प्लांट ए ट्री इज नॉट ए ट्रीटमेंट। क्लियर हुई मेरी बात? बताएं, कोई और डाटो समझ में आया सबको? यस, अफरोज, सिकंदर, सौरभ, नाजुका, क्लियर सर। हाँ, तो एक चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इस बात को लेके खुश नहीं होना है हमें कभी भी कि हम लोग पेड़ों को लगा रहे हैं। तो दैट इज ओनली एक्टिविटी, नॉट ए प्रोसेस। कोई ग्रीन एक्टिविटी हो सकती है, फॉरेस्ट नहीं। तो ये है, तो इसका इफेक्ट यही होगा। अब बहुत सारे जब प्लांट होंगे बहुत सारे प्रॉफिट होंगे हमारे, ठीक है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होगा एंड वाटर हार्वेस्टिंग होगा, बारिश भी होगी एंड सॉइल एरोजन भी कंट्रोल होगा, लैंडस्लाइड भी कंट्रोल होगा, नॉइज पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, है ना, पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो उससे मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो स्कीम लॉन्च हुई थी वो हुई थी 22 मार्च को, सॉरी हाँ 21 मार्च को, 21 मार्च को जो ये स्कीम लॉन्च हुई है ना, कि न्यू अर्बन वन स्कीम, ठीक है। तो 21 मार्च को हुई थी। 21 मार्च को क्या था? इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। ओके, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च। ओके, तो ये है 21 मार्च इंटरनेशनल डे। फर्स्ट टाइम 2012 UNGA celebrate या organize. What is the UNGA? Yes, सौरभ, अल्ताफ, क्या मतलब हुआ UNGA का? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट 21 मार्च एज ए इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। तो यूनाइटेड जनरल असेंबली, तो जितने भी कंट्री थे उन सब ने इसको मनाया, और क्योंकि हम लोग भी इसके मेंबर हैं तो ये है। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च, फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट 2012 बाय UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा किए गए थे। यस, सेलिब्रेट कहाँ किया गया था फर्स्ट? ये हर कंट्री ने किया अपने अपने यहाँ। इंडिया में भी हुआ था, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया था कि दैट अ मेंबर ऑफ यूएनए, जो भी यूएन के मेंबर है सारे, जो भी मेंबर है वो सारे सेलिब्रेट करेंगे। तो पार्टिकुलर कोई ऐसा कोई इवेंट नहीं था या कोई वेन्यू नहीं था, वहां पे किया गया था। तो वहां पे बोला है हर कंट्री इसको सेलिब्रेट करेगा 21 मार्च को। तो कोई वेन्यू नहीं है इसका, और इस बार भी किया गया, इस बार भी किया गया।
जैसे मान लीजिए हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, हम बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, हमने कल वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया, तो कहीं लोकेशन नहीं कोई है, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव्स, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है उसको समझ लीजिए। वैसे जहां तक आपको पता होगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बताएं। देखो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि 2 पॉइंट है मेन, राइज अवेयरनेस अबाउट फॉरेस्ट। पहला है राइज अवेयरनेस अबाउट फॉरेस्ट, यानी टू गिव अवेयरनेस अबाउट फॉरेस्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्री that is out of forest, यानी फॉरेस्ट का भी कंजर्वेशन करना है और उन ट्रीज का भी कंजर्वेशन करना है जो फॉरेस्ट से बाहर है। ओके, तो देख लीजिए पहला इसमें पर्पस था, यस, राइज अवेयरनेस, अवेयरनेस अबाउट forest conservation and tree out of forest, यानी उनको भी किया गया है जो जंगल से बाहर है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट लिखा है मैंने। तो राइज या गिव यानी वन संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना, ध्यान समझिएगा उद्देश्य क्या है, राइज अवेयरनेस अबाउट फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड ट्री आउट ऑफ फॉरेस्ट, यानी वन संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना और साथ ही उन प्लांट्स को भी कंजर्व करना है जो प्लांट फॉरेस्ट का पार्ट नहीं है। ओके, तो ये चीज ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है कि वर्ल्ड फॉरेस्ट यानी इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे celebrate या awareness only the conservation of forest, so that is not only conservation of forest, प्लांट को भी कंजर्व करना है, वो प्लांट जो बाहर है। ओके, तो ये था आपका। अब नेक्स्ट है इसमें 21 मार्च 2021 का थीम क्या है, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2021 थीम, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पे थीम क्या है इसकी, थीम को समझिए, कभी ये क्वेश्चन हो सकता है बन जाए। थीम ऑफ 2021 की थीम क्या है, थीम है इसमें देख लीजिए, हाँ, फॉरेस्ट फॉरेस्ट रिस्टोरेशन the path of recovery and welfare, the path and the path to recovery and welfare and welfare, तो इसका थीम है ये। देखो थीम हमेशा आपको इंग्लिश में याद रखना है, हिंदी में नहीं आएगा क्योंकि इंटरनेशनल का है ये। अगर हिंदी में लिखा भी होगा तो ब्रैकेट में ये दिया होगा, है ना, द फॉरेस्ट रिस्टोरेशन एंड द पाथ टू रिकवरी एंड द वेलफेयर। तो ये इसका थीम है इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2021 का। 3 बातें बस समझनी है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। सबसे पहली बार किसने सेलिब्रेट किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। पर्पस क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इसका टू गिव अवेयरनेस अबाउट द फॉरेस्ट एंड
ट्री कंजर्वेशन। ओके, और थीम ये है। तो आने वाले समय में ना, आने वाले समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका एनवायरनमेंट, सबसे ज्यादा आने वाले टाइम पीरियड में। नेक्स्ट है इसमें टॉपिक है एक मिशन शक्ति। मिशन शक्ति बताएं, मिशन शक्ति क्या है ये? देखो ये सारी न्यूज AIR में है, ये ध्यान रखना। जो भी मैं न्यूज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ तो सारी न्यूज AIR न्यूज में है, AIR में या फिर DD न्यूज में है। बताओ सौरभ क्या है ये, पढ़ा कुछ? पूरे दिन की अपडेट पे थोड़ा नजर रखा कीजिए कि क्या कर रहे हैं लोग, हमारे नेता लोग। ठीक है, देखिए ये क्या है, मैं ये मिशन शक्ति स्कीम, ये प्रोग्राम है या कह सकते हैं स्कीम है। और हाँ ठीक है, दैट इज द मिशन शक्ति इज ए प्रोग्राम या इवेंट। ये प्रोग्राम है किसका? यूपी गवर्नमेंट का, है ना, यूपी गवर्नमेंट का। यूपी गवर्नमेंट ने इसको बहुत पहले शुरू किया था, आज का नहीं है, ये पुराना नहीं है, मतलब नया नहीं है, काफी पुराना है ये मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति इज ए प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी। अभी क्या किया है, ये लोग 3 PSC फीमेल बटालियन बनाने की काम कर रहे हैं। बटालियन यानी यूपी में पहली बार 3 फीमेल PSC बटालियन बनाया जाएगा और उन बटालियन का नाम रखा जाएगा कुछ, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें 3 PSC वुमेन बटालियन, 3 हाँ PSC वुमेन बटालियन। बटालियन नाम क्या है वो देख लीजिए, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, किस किस के नाम पर रखा जाए। तो पहला नाम है इसमें अवंती बाई लोधी। अवंती बाई लोधी, इसका मतलब है कि आपको इनके बारे में कुछ पढ़ना है। ये मत सोचना कि बात यूपी की है तो आपसे मतलब नहीं है, मतलब है ना, क्योंकि अगर उनके नाम को दिया गया है, क्योंकि यूपी में कुछ भी होता है तो उस पर ध्यान रखिए। तो यूपी पूरे इंडिया की 25% पॉपुलेशन को होल्ड करता है, तो वहां जो कुछ भी होता है वो न्यूज है और यूपीएससी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यूपी के। हाँ सबसे ज्यादा है। तो अवंती बाई लोधी ये फ्रीडम फाइटर हैं। और दूसरा नाम है हाँ उदा देवी, इनके बारे में देख लेना, हम भी देख लेंगे क्या है। उदा देवी ये भी हैं, एक तो रानी अवंती बाई लोधी है, दूसरा उदा देवी है। और उसके बाद है झलकारी, नाम बड़ा थोड़ा सा है, एक बार देख लेना, झलकारी बाई। तो 3 नाम है, उदा देवी, झलकारी बाई और रानी अवंती बाई लोधी। तो इनके नाम पर 3 यूपी में PSC फीमेल बटालियन बनाए जाएंगे। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिशन शक्ति मिशन शक्ति का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है ओनली सिक्योरिटी ऑफ फीमेल्स या सिक्योरिटी ऑफ वुमेन्स। इन ऑप्शन में भी दैट इज फॉर द फीमेल डेवलपमेंट स्किल, that is for the female employment, that is the female education, that relate to the female security। तो ये फीमेल की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आज मैंने 10 क्वेश्चन बनाए, उसमें मैंने क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मिशन शक्ति फीमेल से तो है, ठीक है, ये वीमेन से है, लेकिन ये
एजुकेशन से नहीं है, ठीक है, ये स्किल से नहीं है, ओके, ये एम्प्लॉयमेंट से नहीं है, ये किससे है, सिक्योरिटी से, है ना, उनकी सुरक्षा से। तो ध्यान रखना ये उनकी सिक्योरिटी से है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपके लिए। बाकी तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ये किस स्टेट का है, दूसरा, क्योंकि पता है आपको एक बार 2018 में एक क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था ये स्कीम किस स्टेट की है, और वो स्कीम छत्तीसगढ़ की थी। छत्तीसगढ़ की स्कीम से क्वेश्चन पूछा उन्होंने यूपीएससी में, और ये कई बार ऐसा आया है। तो ठीक है, तो ये सारी न्यूज थी आज की, हमें इस पर बात करनी है क्या है, और ट्राइबल्स ये है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो ये थोड़ा इसके भी आपको क्या करना है, इसके सिर्फ ये करना है इसका फंक्शन क्या है, अगर आप देख सकते हैं तो ठीक है, नहीं हम लोग इसको कल देख लेंगे। वैसे नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है ना, तो वाइल्ड लाइफ पर ये रिकमेंडेशन करता है, यानी वाइल्ड लाइफ को पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं। वैसे आप क्वेश्चन चाहे जितने निकाल सकते हैं, दे रेगुलेट वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज, नेशनल लेवल है ना, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नाम से काफी कुछ क्लियर हो रहा है। तो ये था, और आपके ग्रुप में कुछ क्वेश्चंस गए होंगे, वो आप लोग देख लेना, उनके आंसर भी दिए हुए हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बताएं, कोई डाउट तो नहीं किसी को? यस। तो आज के क्लासेस में ये जो EEPC वाला टॉपिक था काफी इंपॉर्टेंट है, EEPC, ठीक है, इस पे ध्यान देना कि कोविड-19 एंड इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। और बाकी तो आपको इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, न्यू नगर, बिहार दिवस कोई खास नहीं थे। और कल हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि जो नेशनल कैपिटल है यानी दिल्ली है, उसको, उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है, नेशनल कैपिटल रीजन में, यानी दिल्ली जो राज्य है, यूटी है, उसमें एक अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी, दिल्ली इज ए यूनियन टेरिटरी। सो यूनियन टेरिटरी the power hold with, सुप्रीम कोर्ट ने कब घोषणा किया था यूनियन टेरिटरी का? सुप्रीम कोर्ट ने कब घोषणा किया था, मतलब कब डिक्लेयर किया था ये जो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है? वही मैं कह रहा हूँ, ये दिल्ली क्या होता है, दिल्ली में सीएम होते हैं, तो दिल्ली का जो पावर है वो सीएम के हाथ में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि यूनियन एक टेरिटरी है, और हाँ दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, तो इसका पावर एलजी के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। तो एलजी, तो ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही कल लोकसभा में एक बिल पास किया गया है, एक लोकसभा में। तो इसमें क्या किया गया, अब कोई भी डिसीजन सीएम, कोई भी डिसीजन सीएम ऑफ दिल्ली कैन नॉट टेक विदाउट इंफॉर्मेशन एलजी। हमारी बात समझिए, पहले यूनियन टेरिटरी का ये रूल ये है कि उनका जो हेड होंगे वो एलजी होंगे, यानी उनके जो हेड होंगे वो गवर्नर होंगे, ये रूल है यूनियन टेरिटरी के लिए। लेकिन दिल्ली और पांडिचेरी दो ऐसे स्टेट हैं जहां पर सीएम भी होते हैं, ठीक है। और जिस तरह से पांडिचेरी को लेकर प्रॉब्लम आई है, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने अंडर में चीजों को ले रहे हैं। तो जो दिल्ली का जो कानून है, अब क्या होने वाला है इसमें, जो सीएम का पावर है वो कम हो जाएगा और एलजी का पावर है वो बढ़ जाएगा। तो एलजी का जो पावर बढ़ेगा, एलजी कौन अपॉइंट करता है, सेंटर, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट दिल्ली सेंटर के अंडर में आ जाएगी। तो मतलब जो पावर सीएम के पास थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। अब केजरीवाल सब यही कह रहे हैं कि ये तो राज्य की जनता का अपमान है,
कि राज्य की जो जनता है वो हमें इलेक्ट करती है। हाँ सर, एक दिख से तो यही है, जो क्या मतलब जो सीएम का जो पावर है वो छीन लेगा जाएगा, तो सीएम का तो कुछ नहीं रहेगा ना, वो तो एकदम मतलब हमारे यहाँ पे जो बंगाल में जो राज्यपाल है ना उसकी तरह हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। तो उसमें कोई बंगाल का है, चंडीगढ़ में है, कौन पूछता चंडीगढ़ के। अदर स्टेट का जो राज्यपाल है वो हाँ, वैसे ही हो जाएगा। गवर्नर। तो सीएम का कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि ये चीज डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है ना। हाँ एकदम गणतंत्र से जिससे अलग है। हाँ, ये डेमो क्योंकि हम जिस अब जैसे मान लीजिए हम एलजी को इलेक्ट नहीं करेंगे, तो एलजी अगर कुछ गलत भी करेगा तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो अभी क्या है, एकदम सीएम एकदम अगर सीएम कुछ गलत करता है तो आप विद इन 5 ईयर वी कैन चेंज, और उसी हाँ हाँ चेंजिंग की वजह से डेवलपमेंट होता है। तो जब चेंजिंग का डर नहीं होगा तो डेवलपमेंट होने का मतलब ही नहीं। तो जैसा फिर केंद्र सरकार पॉलिटिक्स का खेल है सर, हम्म, पॉलिटिक्स का खेल है सब। ठीक है। तो कहीं न कहीं पूरे पॉलिटिक्स तो सिस्टम ऐसा है। को हाईजैक करने का प्लान है इनका। हाँ ठीक है? एकदम। तो आज के हिंदू में है, आज के हिंदू में शायद अगर आप अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर, एक मिनट, बस 1 मिनट का टाइम लगेगा, 1 मिनट। मैं अगर आपको स्क्रीन शेयर करूं तो आज का पेपर, हाँ ये है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ न्यूज वो कहाँ पे है। और शायद हाँ 1 मिनट, ये है, ये देखो न्यूज है ना, ये वाली न्यूज है। वैसे फर्स्ट पेपर में भी है ये, है ना। आप इन टॉक विदाउट अपोजिशन फाइट को, है ना, ये है GNCTD, है ना। राज्यसभा। तो ये है, तो इसका फुल फॉर्म में यस नीचे दिया रहेगा। और ये फर्स्ट पेज में भी इसकी न्यूज है। फर्स्ट पेज में थोड़ा सा दिया हुआ है, फर्स्ट पेज में यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला। तो आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हो, बाकी समझ जाओगे ये क्या है। तो है ना, ये है। ओके सर। बाकी दिल्ली में ड्रिंकिंग एज रिड्यूस 21 कर दिया गया, 25 साल से, और 21 साल वाले लोग पी सकते हैं, दिल्ली वाले। पता नहीं इसकी क्या जरूरत थी। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। अभी हम लोग क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और जैसे बाई क्लास सेम टाइम पे होंगे जैसे हो रहे हैं। ठीक है नाजुका, अफरोज। ठीक है। अब Yes, sir. ओके।